आप सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं हिंदी विषय के अंतर्गत इकाई नंबर 5 के अंतर्गत जो पाठ आते हैं सील के बरवय छंद, सील के बरवय छंद, इसी पर ये वीडियो बनाया जा रहा है। वैसे इस इकाई से कुल 6 अंकों के प्रश्न आते हैं, जिसमें 2 अंक वाले एक और 4 अंक वाले एक प्रश्न इस इकाई से पूछे जाते हैं। तो चलिए सीधा हम पाठ में ही आ जाते हैं। क्या दिया है? पाठ का नाम है सील के बरवय छंद। सील के बरवय छंद, सील जो कवि का उपनाम है, बरवय छंद छंद का एक प्रकार है। और इस पाठ की विधा का नाम है कविता, जिसे छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखा गया है। और कवि का नाम है शेषनाथ शर्मा सील, शेषनाथ शर्मा सील। इसमें कुछ व्याकरण है, जैसे शब्द समूहों का एक शब्द इसी वीडियो में बताएंगे आपको। छंद, बरवे छंद के बारे में अभी तुरंत बता दिया जाएगा। छंद का वीडियो अलग से और डिटेल से बना के डाला जाएगा। अलंकार के बारे में आपको पूरा वीडियो बना हुआ है, चाहे तो व्याकरण वाले प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। शब्द गुण का भी अच्छे से वीडियो पहले से ही बन चुका है। तो चलिए हम देखते हैं कि हम यहाँ पे जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में हमको क्या क्या मिलेगा, ये अपन देखने का प्रयास करते हैं। इस वीडियो में आप लोगों को स्लाइड के रूप में नोट्स मिलेगा। जो कविता दी गई है उनका व्याख्या किया जाएगा। व्याख्या के बाद उस व्याख्या के अंतर्गत जो भी प्रश्न आएंगे उनके उत्तर यहीं पे समझाया जाएगा। व्याकरण के अंतर्गत जो आएंगे, जैसे बरवय छंद या आपके पास शब्द समूहों का एक शब्द, इसको यहीं पे बताया जाएगा। साथ ही साथ जो पुराना पेपर है 2018 से लेकर 24 तक, उनके बारे में भी यहाँ पे बताए जाएंगे। सीधे अपन आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं अपन किसमें? बरवे छंद। पाठ का नाम है सील के बरवे छंद। तो आखिर ये बरवे छंद क्या है, पहले इसी की जानकारी आप लोगों को दे दिया जाएगा। तो इस छंद के बारे में क्या जानते हैं? यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। आपको याद रखना है कि बरवय छंद एक अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक छंद क्यों बोला है? अर्ध यानी आधा, सम यानी बराबर। यानी कहने का अर्थ है कि इस छंद में कुल 4 चरण होते हैं। ये पहला चरण के अंतर्गत आएगा, अल्पविराम के पहले वाला, ये दूसरा चरण के अंतर्गत आएगा, ये तीसरा और ये वाला चौथा। कुल 4 चरण होते हैं। इस 4 चरण की खासियत क्या है? ये पहला चरण, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। पहले और तीसरे चरण में 12-12, दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्रा है। तो देखिए, ये आपका 12-12 सम हुआ, 7-7 सम हुआ, और टोटल आप दोनों का योग जो है 19-19 हुआ। इसी कारण इनको बोला है अर्ध सममात्रिक छंद। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे तो आपको पता चल गया कि इसमें कुल 4 चरण होते हैं। कुल कितने चरण होते हैं? 4 चरण। ये पहला और ये तीसरा। विषम चरण 1 और 3 यानी विषम में आता है। तो विषम चरणों में अर्थात पहले और तीसरे चरण में कुल 12-12 मात्राएं। सम चरण बोले तो 2 और 4, 2 और 4। सम में आपके पास 7-7 मात्राएं होती है, और इन दोनों के बीच में यति यानी आपका विराम चिन्ह लगा होता है। कुल मिलाकर 12 और 7 बराबर कुल 19 मात्राएं होती है। अंत में क्या होता है? अंत में होता है लघु गुरु। लघु गुरु बोले, सॉरी, गुरु लघु। गुरु बोले तो एस से, जिसे 2 मात्रा के रूप में काउंट किया जाता है। लघु बोले तो आई के रूप में शो किया जाता है, जिसे 1 मात्रा काउंट किया जाता है। तो यहाँ पे देख लो, छंद, छंद शब्द है, अंतिम में छ में बिंदु लगा है, इसलिए गुरु, और द में कोई मात्रा नहीं, इसलिए लघु। तो यहाँ पे लघु, सॉरी, गुरु और लघु का क्रम हो रहा है। वैसे ही यहाँ पे देख ले, कंद, कंद में आपके पास गुरु और द में लघु, तो यहाँ पे भी गुरु और लघु का क्रम हो रहा है। ठीक है, तो परिभाषा यही हुआ, यानी एक ऐसा छंद है जो अर्ध सममात्रिक छंद होते हैं। इसके विषम चरण अर्थात पहले और तीसरे में 12-12, सम चरण अर्थात दूसरा और चौथे में 7-7 मात्राएं होती है। कुल मिलाकर 19 मात्राएं, कुल मिलाकर 19 मात्राएं। अंत में गुरु लघु होता है। ये हो गया बरवे छंद की परिभाषा। अब का जीवन परिचय संक्षिप्त में हम यहाँ पे देख लेते हैं।
कवि महोदय हैं शेषनाथ शर्मा शील। इनके पिता का नाम है स्वर्गीय कुंज बिहारी लाल दुबे जी, माता का नाम पार्वती दुबे। जन्म के बारे में बताएं कि इनका जन्म जो है 14 फरवरी सन 1914 जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत आते हैं। इनके कुछ यहाँ पे पत्रिकाओं का नाम दिया है, जिन पत्रिकाओं में उच्च कोटि की जो पत्रिका है वहां इनके रचनाएं छपती थी। कौन कौन सी पत्रिका में? सुकवि, काव्य कलाधर, राष्ट्रधर्म, अग्रदूत, संगीत सुधा, विशाल भारत, इन पत्रिकाओं में इनकी रचना छपती थी। इनकी कुछ रचनाओं का नाम यहाँ पे दी गई है, कविता लता, रविंद्र दर्शन। अब इनकी प्रसिद्धि हिंदी साहित्य के इतिहास में इनको किस नाम से यानी किस कारण से जाना जाता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो इनको क्या बोला जाता है? रस सिद्ध कवि। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास बोले या छत्तीसगढ़ी इतिहास में फेमस है, तो रस सिद्ध कवि के रूप में। यहाँ इनके बारे में बताएं कि इनकी जो प्रारंभिक रचना है, जो शुरुआती रचना है, जिसमें छायावादी विचारधारा का पुट मिलता है, इसको किसने बताया है? तो डॉक्टर पालेश्वर शर्मा के अनुसार शील जी का जो प्रारंभिक रचना है वो छायावादी विचारधारा से प्रेरित। उसके बाद है छत्तीसगढ़ी के क्लासिकल कवि के रूप में भी इनको जाना जाता है, यानी छत्तीसगढ़ के क्लासिकल कवि के रूप में ख्याति प्राप्त है। छत्तीसगढ़ी में जो बरवै छंद है उनको प्रतिष्ठित करने का, शुरू करने का श्रेय इनको ही जाता है। ये हमारा कवि परिचय हुआ। उसके बाद इसी से रिलेटेड कुछ प्रश्न पाठ के नाम से रिलेटेड यहाँ पे बना हुआ है ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो 2018 और 20 में 1 नंबर में आए हुए हैं। शील की कविता में खाली स्थान छंद है, तो पाठ का ही नाम है शील के बरवै छंद। तो कौन सा छंद होगा यहाँ पे? बरवै छंद। ठीक है। उसके बाद उचित संबंध जोड़ों में आया था, एक तरफ आपके पास दिया था बरवै छंद, दूसरी तरफ आपको मैच करना था शील की कविता। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है कि कोई भी कविता वाला पोर्शन आता है तो आपको जनरली अधिकांश स्कूल में यही बताए जाते हैं कि आपको संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है, व्याख्या लिखना है और विशेष लिखना है। तो इसमें क्या क्या लिखते हैं ये अपन देख लेते हैं। संदर्भ में पाठ का नाम, जैसे यहाँ पे पाठ का नाम है शील के बरवै छंद, कवि का नाम शेषनाथ शर्मा शील। उसके बाद प्रसंग में क्या लिखा जाता है कि जो कविता दी गई है उस कविता में किसके बारे में वर्णन किया गया है। जैसे प्रस्तुत जो कविता है या प्रस्तुत पद्यांश है, इसमें किसके बारे में वर्णन किया गया जाता है, उसी को यहाँ पे क्या किया जाता है? लिखा जाता है, जैसे अभी बताऊंगा इसमें। उसके बाद जनरली भावार्थ पूछा जाता है, कविता का भाव क्या है, उनके अर्थ सहित लिखो। विशेष में आपको पहले तो आप लिख सकते हैं जो प्रसंग है उसी प्रसंग को यहाँ पे विशेष में पहला नंबर डाल के लिख सकते हैं। वहां पे प्रसंग शब्द लिखने की जरूरत नहीं, केवल प्रसंग में जो है उसको लिखो। भाषा शैली यानी कौन सी भाषा, जैसे इसमें छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। छत्तीसगढ़ी भाषा वर्तमान में अगर बोली बोले तो ज्यादा बेहतर होगा, वो भी ठीक है। रस, छंद, अलंकार, काव्य गुण, शब्द शक्ति हो तो उनको भी लिखा जाएगा। संधि, समास, मुहावरे और लोकोक्तियों को भी हम चाहे तो विशेष में ध्यान दे सकते हैं। इसमें ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, कम से कम आपको 2 लिख देंगे तो भी आपको सफिशिएंट नंबर मिल जाएगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं, किसमें जनरली पेपर में 4 अंकों का जो व्याख्या आता है, ऐसी इस पाठ से आने की संभावना नहीं रहेगा। अदर जो पाठों से आता है तो उसमें आपको 4 अंक इसमें रहते हैं। अगर आपको पूछा जाए केवल भावार्थ लिखिए तो इस टाइप से उनको सेट करके लिखना है, जिसमें आपका संदर्भ भी आ जाए, जिसमें आपका प्रसंग भी आ जाए, और दोनों आने के बाद आप भावार्थ लिख देंगे। जैसे यहाँ पे उदाहरण स्वरूप मैंने लिया है, भावार्थ जब आप लिखोगे तो क्या लिखोगे? प्रस्तुत पद्यांश या कविता लिख लोगे। मैं शील के बरवै छंद के कवि शेषनाथ शर्मा शील, ये हो गया पाठ का नाम, और ये हो गया आपका कवि का नाम, यानी संदर्भ हुआ। अब इसमें क्या बताया जा रहा है वो प्रसंग हो जाएंगे। यहाँ पे क्या बताने का प्रयास किया है? विवाह के पश्चात विदाई के समय एक बेटी
अर्थात जो बिटिया है या दुल्हन है या स्त्री है की मनोदशा का चित्रण करते हुए कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे वर्णन करके जो आप लिखोगे वो आपका भावार्थ के अंतर्गत आएंगे। यानी मेरे कहने का अर्थ क्या है, ये नीले रंग में जो शो हो रहा है वो आपका संदर्भ हुआ, और यहाँ पे जो पिंक कलर में शो हो रहा है वो आपका क्या हुआ, प्रसंग हुआ। संदर्भ भी आ गया, प्रसंग भी आ गया, और इधर जो लिखेंगे वो क्या होगा, आपका भावार्थ होगा। सीधे अपन आगे बढ़ जाते हैं। अब आ जाते हैं कविता में। कविता को 3 खंडों में बांटा गया है, जिसमें से हम पहला खंड यहाँ पे ले रहे हैं। पहला खंड में विदाई के बेरा, यानी जब लड़की का विवाह होता है उनको विदाई दी जाती है भाई के माध्यम से, ताकि वो अपने ससुराल जा सके। तो यहाँ पे जो कविता की पंक्ति दी गई है इसमें मैं पहले वाचन करूंगा, पहला काम। दूसरा काम, कठिन शब्दों का अर्थ बताऊंगा। तीसरा क्या करूंगा, व्याख्या अर्थात भावार्थ बताऊंगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड अगर कोई प्रश्न रहेगा तो उनका उत्तर भी हम पूरा व्याख्या करने के बाद बताएंगे। तो चलिए देखते हैं वाचन। दो दो पंक्ति का वाचन करते हुए अर्थ समझाऊंगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ी का है और छत्तीसगढ़ के बच्चे इनको आसानी से समझते हैं, इसलिए मैं यहाँ ज्यादा समय लेने का प्रयास नहीं करूंगा, जल्दी जल्दी बताऊंगा मैं। तो दो पंक्ति अपन देखते हैं क्या दिया है। शुष्कत आवत होही भैया मोर, छैया माँ डोल्हा लेहू अगोर। जैसे प्रसंग तो आपको शुरू में ही बता दिया कि विवाह के पश्चात विदाई के समय एक लड़की जो होती है या एक जो दुल्हन होती है उनकी मनोभाव का यहाँ पे वर्णन किया गया है। शुष्कत यानी सुसकते हुए, आवत हुई यानी आ रहे होंगे, भैया मोर यानी मेरा भाई, छैया यानी छाया, माँ डोल्हा यानी डोली को, लेहू अगोर, अगोर यानी होता है क्या, अगोर मीन्स आपके पास हो जाएगा प्रतीक्षा करना या इंतजार करना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बताने का प्रयास किया है, कवि कहते हैं, कवि क्या कहता है, शुष्कत आवत हुई भैया मोर। कवि कहता है कि विदा होती बहन कहती है, क्या कहती है, मोर भैया यानी मेरा भाई, शुष्कत आवत हुई यानी सिसकते हुए आते होंगे, छैया माँ डोल्हा यानी डोली उठाने वाले, जो डोली उठाने वाले होते हैं उसको बोला जाता है कहार। ठीक है, डोली उठाने वाले जो कहार है उसको बोल रहे हैं कि तुम छाया में डोली लेकर उनके आने की अगोर अर्थात क्या करो, प्रतीक्षा करो। ठीक, अब मैं सामान्य अर्थों में एकदम सिंपल सा बोल रहा हूं। कवि कहता है कि, कवि कहता है कि विदा होती बहन कहती है मोर भैया यानी मेरा भाई सिसकते हुए आते होंगे, डोली उठाने वाले तुम छाया में डोली लेकर उनके आने की प्रतीक्षा करो। अब आगे बढ़ते हैं दो पंक्ति में। बहुत पिरोहिल ननकी बहनी मोर, रो रो खोजत होही खोरन खोर। यहाँ पे पिरोहिल शब्द का अर्थ पूछा गया था और ये पेपर में आ चुका है, और पिरोहिल का अर्थ होता है प्यारी। क्या होता है, प्यारी। यहाँ पे भाई कहता है कि बहुत पिरोहिल ननकी, ननकी यानी छोटी, बहनी मोर, बहनी यानी बहन, मोर यानी मेरा, रो रो खोजत होही यानी ढूंढ रहे होंगे, खोरन खोर, खोरन खोर का अर्थ आपके पास होगा गली गली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाई कहता है कि मेरी छोटी बहन, ननकी बहन यानी छोटी बहन, बहुत पिरोहिल अर्थात बहुत प्यारी है, रो रोकर गली गली में अपने भाई को खोज रही होगी। ये अर्थ बताते हुए बता दिया। आप सिंपल सा इनका अर्थ क्या हो जाएगा, भावार्थ क्या होगा। तो यहाँ पे बोलते हैं कि भाई कहता है कि मेरी छोटी बहन, मेरी छोटी बहन बहुत प्यारी है, रो रोकर गली गली में अपने भाई को खोज रही होगी। फिर आगे बढ़ते हैं, अंतिम दो पंक्ति में यहाँ पे जो दिया है स्लाइड में, वो तुलसी चौरा माँ देव शालिग्राम, मैके ससुर पूरन करिहाव काम। तो यहाँ पे कठिन शब्द में क्या है, यहाँ पे जनरली
ग्रामीण एरिया में या अधिकतर हिंदू धर्म के लोगों के यहाँ तुलसी चौरा होता है घर के आंगन में, और उसमें तुलसी के साथ साथ जो गोल गोल चमकीले पत्थर होते हैं उसी को शालिग्राम माना जाता है। तो तुलसी चौरा में जो शालिग्राम होते हैं उसके बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पे बोलते हैं, कवि कहता है कि बेटी घर के आंगन में विराजमान शालिक राम से विनती करता है। बेटी जो है घर के आंगन में जो तुलसी चौरा में शालिग्राम है उनसे विनती करता है कि मैं अपने मायके ससुर, मायके यानी मायके, ससुर यानी ससुराल के प्रति अपने कर्तव्यों को पूर्ण कर सकूं। बोला है ना, पूर्ण यानी पूर्ण, करिहाओ काम यानी अपने जो पूरा काम है, अपना जो दायित्व है उनको पूरा कर सकूं। अब इनका एकदम सरसरी तौर पे अर्थ देख लेते हैं। कवि क्या कहता है कि बेटी अपने घर के आंगन में विराजित देवता शालिग्राम से विनती करती है कि मैं अपने मायके और ससुराल के प्रति अपने कर्तव्यों, अपने दायित्वों को पूर्ण कर सकूं। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। यहाँ पे क्या दिया है, अंगना कुरिया खोजत हो ही गाय, बछरू मोर बिन कांदी नैच खाए। यहाँ पे लड़की अपने घर में जो गाय है और उनका एक छोटा बछड़ा है उनको याद करते हुए क्या कहती है, अंगना यानी घर का आंगन, कुरिया यानी कमरा, खोजत हो ही गाय, बछरू मोर बिन, बछरू यानी गाय का छोटा बछड़ा, मोर बिन कांदी, कांदी यानी हरी घास, नैच खाए यानी नहीं खाते। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बताने का प्रयास करते हैं, मेरी गाय घर के आंगन में, मेरी गाय घर के आंगन और कुरिया अर्थात कमरे में मुझे खोज रही होगी, और उनका छोटा बछड़ा, बछड़ू यानी उनका छोटा बछड़ा तो मेरे बिना हरी घास, हरी घास कांदी यानी हरी घास भी नहीं खाता होगा। ठीक है, सभी मेरे लिए व्याकुल हो रहे होंगे। ऐसे लड़की की जो मनोदशा है अपने घर को याद करके उनको व्यक्त कर रहे हैं। सामान्य अर्थों में एक बार और रिपीट कर देता हूं। लड़की क्या कहती है कि मेरी गाय घर के आंगन और कुरिया में मुझे खोज रही होगी, उनका बछड़ा तो मेरे बिना हरी घास नहीं खा रहा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं दो पंक्ति। मोर सुरता मां भैया दुख झन पाए, सुरर सुरर झन दाई रोवे। अब यहाँ पे कवि क्या बताने का प्रयास किया, कठिन शब्दों का अर्थ हो तो देख लेते हैं। मोर सुरता मां यानी मेरी याद में, भैया यानी भाई, दुख झन पाए यानी दुख मत पाए, सुरर सुरर यानी सुरर सुरर कर, झन दाई यानी माँ रोवे, हाय मेरी माँ जो है सुरर सुरर कर ना रोवे। तो यहाँ पे अर्थ क्या हो जाएगा, कवि कहता है कि एक दुल्हन या एक बहन कहती है कि मेरी याद करके मेरे जो भैया है वो जो है दुख ना पाए। साथ ही साथ वो कहती है कि मुझे याद करके मेरी माँ जो है रो रो कर यानी सुरर सुरर कर मेरी माँ जो है रो रो कर उनका बुरा हाल ना हो, वह कभी भी ना रो पाए। ऐसे करके लड़की जो है अपने भाई और अपनी माँ को याद करती है। एक बार और देख लो। ठीक है, कवि कहता है कि एक बहन कहती है मेरी याद करके भैया तुम दुखी मत हो, यानी मुझे याद करके मेरे भैया तुम दुखी मत हो, मुझे याद करके रो रो कर मेरी माँ का भी हाल बुरा होगा, माँ का भी हाल बुरा होगा, वह भी ना रो पाए। ठीक है, अब इधर अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो आपका खंड आ है उसके अंतिम दो पंक्ति क्या बता रहे हैं, तिया जन्म के पोथी, तिया जन्म के पोथी माँ दुई पान, मैके ससुर बीच माँ पातर प्राण। कठिन शब्द का अर्थ देख लेते हैं। तिया
तिया का अर्थ होता है स्त्री। तिया का अर्थ क्या होता है? स्त्री। जन्म यानी जन्म के, पोथी पोथी यानी पुस्तक, माँ दुई यानी दो, पान यानी पन्ने। ठीक है। मायके यानी मायके, ससुर यानी ससुराल, बीच माँ, पातर प्राण। पातर प्राण अर्थात होता है प्राण पतले। ठीक। अब कठिन शब्दों के अर्थ हो गया, अब इनकी भावार्थ देख लेते हैं। स्त्री जन्म के, तिया यानी क्या बताया? स्त्री। स्त्री जन्म के पुस्तक में दो पन्ने होते हैं। स्त्री जन्म के पुस्तक में दो पन्ने होते हैं, अर्थात स्त्री जीवन दो पार्टों में फंसी रहती है। स्त्री जीवन जो है दो पार्टों में फंसी रहती है। एक तरफ उनका मायका और दूसरी तरफ उनका ससुराल। के बीच में वह बेचारी नाजुक सी जान दो परिवारों के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने में लगी रहती है। यहाँ पे पाता प्राण यानी दो परिवारों के बीच जो रिश्ता जो नाजुक होता है, उसी को यहाँ पे पातर प्राण के रूप में शो किया है। ठीक है। विश्वास करता हूं कि यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये जो व्याख्या है उससे रिलेटेड प्रश्न, एक प्रश्न जो व्याख्या करते समय बताया कि पुरोहित शब्द का अर्थ क्या होता है, तो प्यारी जो 23 का बी सेट में 1 नंबर में आया है। उसके बाद आपके बुक में जो पहला प्रश्न है, शुष्कत आवत हुई भैया मोर पंक्ति के अनुसार दुल्हन की मनोदशा का उल्लेख कीजिए। ये 18, 20, 23 के तीनों सेटों में 4 अंकों में आए, यानी मान के चलो कि यहाँ से 4 अंकों के एक प्रश्न आएंगे। उसी के आधार पे आप लोग तैयारी करोगे। यहाँ पे क्या बताया है? शुष्कत आवत हुई भैया मोर, इस पंक्ति के आधार पे दुल्हन की जो मनोदशा है उसके बारे में क्या कहते हैं? विदाई के समय दुल्हन की जो मनोदशा होती है उसका वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि मेरी याद मेरे भैया को भी आ रही होगी, वह भी मेरी याद में सिसक रहे होंगे तथा मुझे विदा देने के लिए आ रहे होंगे। यानी लड़की सोचती है कि मेरे भैया मुझको भी याद कर रहे होंगे, मुझे याद करके वो सिसक रहे होंगे और यहाँ आ रहे होंगे। ऐसे कहते हुए वो अपने अतीत की कल्पनाओं में खो जाती है, स्मृतियों में खो जाती है और मायके में अपने से बिछुड़ने के दुख से वो व्याकुल हो जाती है और आशा करती है कि उनका भाई जल्द ही उनको लिवाने उनके कहाँ आएंगे? ससुराल में आएंगे और अपने मायके में उनको जल्द ही ले जाएंगे। ठीक है। इनको आप केयर कर लेना, व्याख्या पर ही आधारित है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न जो आपके बुक में है, मायका और ससुराल के बीच की स्थिति को कवि ने पातर प्राण क्यों कहा है? पातर प्राण कविता के जो लास्ट कविता था उसके अंतिम 2 शब्द के रूप में थे। पातर प्राण यानी प्राण पतले यानी नाजुक स्थिति। यहाँ पे क्या बताया है? मायका और ससुराल के बीच की स्थिति को कवि ने पातर प्राण इसलिए कहा है क्योंकि जो बेटी है वो दोनों परिवारों के बीच में फंसी रहती है, दोनों परिवारों के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने का प्रयत्न करती है। यह संबंध बहुत नाजुक होता है, इसे बहुत संभल कर निभाना पड़ता है। पातर प्राण यानी जो ससुराल है, जो मायके के जो रिश्ते हैं, उनके बीच जो नाजुक संबंध होता है जिसे बहुत संभल कर निभाना होता है, उसी को यहाँ पे पातर प्राण के रूप में बताए हैं। ठीक है। अपन आगे बढ़ते हैं। खंड नंबर ब में आ जाते हैं, जिसमें ससुराल माँ मायके के सुरता, यानी लड़की जो है विदा लेकर ससुराल पहुंच जाती है। ससुराल जाने के बाद चूंकि जिस घर में वो इतने दिनों तक रहे, कई वर्षों तक रहे, वहां से बिछुड़ कर वो ससुराल चली जाती है, जहां उसे अपने मायके के अपने माता पिता भाई बंधु का जो याद आता है उसके बारे में यहाँ पे वर्णन किया है। 2-2 पंक्ति लेके चलेंगे। वाचन करते हैं पहले 2 पंक्ति का। क्या दिया है? यहाँ परे है आज राउत हाट, यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ परे है आज राउत हाट, अरे कौवा बैठे कौरा बाट। यहाँ पे क्या बताने का प्रयास किया है? कठिन शब्द अगर देखें तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कठिन शब्द उतना है ही नहीं है। इसमें आपके पास बताने का प्रयास किया है क्या? यहाँ परे है आज राउत हाट,
ठीक है। इसमें प्रसंग अगर देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, एक स्त्री यानी नववधु अपने ससुराल में रहते हुए मायके को जो याद करता है, उनका चित्रण कवि के द्वारा किया गया है। कवि कहता है कि बेटी ससुराल में कहती है, यहाँ आज क्या है, राउत हाट यानी राउत बाजार लगा हुआ है। कौवा के समान, कौवा बोला है ना, कौवा के समान बैठकर खाने की चीज मिलने की प्रतीक्षा कर रही हूं। जैसे गांव में जो साप्ताहिक बाजार होता है, एक दिन या 2 दिन, तो छोटे छोटे बच्चे जो है क्या करते हैं, उनकी मम्मी जो है अगर बाजार जाते हैं तो मम्मी जो है कोई ना कोई मिठाई लेके आएंगे। छत्तीसगढ़ी में जिसे खो शब्द का यूज कर देते हैं, वो लेके आएंगे। ऐसे करके बच्चे वेट करते हैं, इंतजार करते हैं ना, वैसे लड़की भी वहां अपने ससुराल में बाजार से उनके सास के द्वारा कोई चीज लाएंगे, ऐसे करके वो क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रही है। एक बार और संक्षिप्त में देख लो, क्या कहते हैं, कवि कहता है कि बेटी ससुराल में कहती है कि यहाँ आज राउत हाट अर्थात राउत बाजार लगा है। कौवा, कौवा के समान बैठ के यानी बैठकर खाने की चीजों, खाने की चीजें मिलने की प्रतीक्षा कर रही हूं। बाट यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रतीक्षा करना। आगे की पंक्ति देखते हैं, 2 पंक्ति। दोनों गांव के देव करो सहाय, मोर लेवैया जुच्छा कभू झन जाए, झन जाए। कठिन शब्द अगर देखें तो दोनों गांव यानी दोनों गांव के देव यानी मायके और ससुराल के देवी देवताओं को वो विनती करती है, क्या करती है, मोर लेवैया यानी मुझे लेने के लिए जब भी कोई मेरे ससुराल में आए तो कभी भी दुच्छा यानी खाली हाथ यहाँ से ना लौटे, यानी मुझे लेकर ही लौटे। तो सीधे अपन अर्थ देख लेते हैं, यहाँ पे क्या बताने का प्रयास किया है। दोनों गांव के अर्थात मायके व ससुराल के देवता तुम मेरी सहायता करना कि मुझे लेने के लिए आने वाले, मुझे लेने के लिए आने वाले कभी खाली हाथ ना लौटना पड़े, यानी जो भी मुझको लेने के लिए आए वो कभी भी खाली हाथ ना लौटे। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं 2 अन्य पंक्ति। यहाँ हावे कबरी दोहिन गाय, ननकी उहा गोरस बीन नहीं खाए। यहाँ पे क्या बता रहे हैं, यहाँ हावे कबरी, कबरी यानी होता है चित कबरी, ठीक है, चित कबरी, दोहिन यानी दुधारू गाय, दोहिन यानी दुधारू, गाय यानी गाय, ननकी यानी उनकी जो छोटी बहन है, वहां यानी उनके मायके में, गोरस, गोरस यानी दूध, बिन नहीं खाए यानी बिना दूध के खाना नहीं खाते। तो क्या हो रहा है यहाँ पे अर्थ, कवि कहते हैं कि बेटी बता रही कि यहां ससुराल में एक दुधारू चितकबरी गाय है। ठीक है, बेटी कहती है कि उनके ससुराल में एक दुधारू यानी दूध देने वाली चितकबरी क्या है, गाय है। वहां मायके में मेरी छोटी बहन, ननकी यानी मेरी छोटी बहन दूध के बिना नहीं खाती है। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। इसमें क्या दिया है, मैका आइस कुलकत रांधे खीर, हाय विधाता कैसन धरिहो धीर। यहाँ पे क्या बताने का प्रयास किया है, मैका आइस कुलकत यानी प्रसन्न होकर अपने मैके आए, रांधे खीर यानी घर में खीर रांधा हुआ है, हाय विधाता यानी हे ईश्वर कैसे धरो धीर। ठीक है, धीर यानी होता है धीरज, धरो यानी होता है धारण करना। तो यहाँ पे इनका अर्थ अपन देख लेते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे अर्थ, मेरे आने की खबर सुनकर, मेरे आने की खबर सुनकर, मायका आइस यानी मेरे आने की खबर सुनकर मेरी माँ जो है प्रसन्न होकर घर में क्या बनाई हुई है, खीर। हाय विधाता कैसन यानी हे ईश्वर मैं कैसे धीरज धारण करूं, यानी जब लड़की अपने ससुराल से मायका आती है तो उनकी माँ जब जानती है तो उनकी पसंदीदा खीर बना के रखती है,
उस खीर को देखकर लड़की कहती है कि मैं किस प्रकार से अपने ऊपर धीरज धारण रखूं, क्योंकि मेरी माँ जो है मेरे लिए क्या बनाए हुए, खीर बनाए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या बताया, पानी छूटस ना झांकीस चोंगी पान, हाय रे पोथी धन रे कन्या दान। यहाँ पे क्या बताया, पानी छुईस ना झोंकीस चोंगी पान, हाय रे पोथी धन रे कन्या दान। पानी छुईस यानी उनका भाई, लड़की का भाई कहाँ आया हुआ है, उनके ससुराल। अब वो बता रहे हैं कि उनका भाई जो है पानी ना झोंकीस यानी लड़की के हाथों से पानी नहीं झोंके, चोंगी पान यानी खाने पीने के सामान को भी ग्रहण नहीं किए, हाय रे पोथी धन रे कन्या दान। पोथी यानी एक प्रकार से यहाँ पे पोथी यानी पुस्तक होता है, धन रे यानी धन्य है, कन्या दान। ठीक है, अब लड़की यहाँ पे क्या कहती है, बहन कहती है कि मेरा भाई मेरे घर का जल, मेरा भाई मेरे घर का पानी अर्थात जल ग्रहण नहीं किया, बीड़ी पान अर्थात कोई खाने की वस्तु भी ग्रहण नहीं किया, हाय कैसी अजीब रीति है, हाय कैसी अजीब रीति है कन्यादान की। यानी कई जगह ये रीति रिवाज चलता है कि लड़की को एक बार विदा करने के बाद उनके मायके पक्ष वाले माता पिता भाई जो है लड़की के घर में यहाँ तक से पानी भी नहीं पीते, कुछ खाते भी नहीं। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के में उतना ज्यादा ये चीज की प्रचलन नहीं है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, क्या दिया है, मोर संग माँ नहाए सूतय खाए, तय भाई अब लट्ठा माँ नहीं आए। अब लड़की यहाँ पे क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं, लड़की कहती है कि मोर संग यानी मेरे साथ, मोर संग यानी क्या बता रही है कि मेरे साथ जो मेरा भाई है वो क्या करता था, नहाए यानी नहाता था, सूता यानी मेरे साथ सोता था, खाए यानी मेरे साथ खाता था, ते भाई यानी वो भाई, अब लट्ठा यानी नजदीक, मां नहीं आए नहीं आ रहे हैं। तो इनका सामान्य सा अर्थ क्या हो जाएगा, लड़की कहती है कि जो भाई, ठीक है, जो भाई मेरे साथ नहाए यानी नहाता था, सोते यानी सोता था, खाए यानी खाता था, अब वो भाई मेरे लट्ठा यानी नजदीक में यानी पास में नहीं आता है। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं, क्या दिया है, भाई आधा प्रगट आधा लुकाए, ठाढ़े मुरमुर देखत रही थे हाथ। ठीक है, रही थे हाथ। यहाँ पे क्या बताने का प्रयास किया गया है, भाई आधा प्रगट, आधा प्रगट यानी होता है आधा दिखाई देना यानी थोड़ा दिखाई देना, आधा लुकाए यानी आधा छिप जाना, ठाढ़े मुरमुर देखत, ठाढ़े यानी खड़े, मुरमुर यानी चुपचाप, रहते हाय यानी हाथ पे हाथ धरकर वो क्या करता है, खड़ा रहता है। चलिए इनका अर्थ देख लेते हैं। यहाँ पे कवि कहते हैं, लड़की जो है अपने भाई के बारे में बता रहे हैं कि कभी मेरा भाई जो है आधा छिप कर तो कभी सामने आकर मुझे व्याकुलता से देखता है। कभी उनका भाई जो है आधा प्रकट होकर यानी आधा दिखकर, आधा छुप कर क्या करता है, व्याकुलता से मुझे देखता है। उसके बाद ठाढ़े यानी खड़े खड़े, मुरमुर यानी चुपचाप मुझे क्या करता है, देखता है। यानी वह जो है खड़े खड़े चुपचाप अपने हाथों में हाथ डालकर, अपने हाथों में हाथ डालकर देखता रहता है, लेकिन मेरे सामने नहीं आता। इस प्रकार से खंड खा हो गया, यानी कौन सा खंड, ससुराल माँ मैके के सुरता। ठीक है, अब इससे संबंधित जो एक प्रश्न है उनका उत्तर भी देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, तीसरा जो आपके बुक में, बहन को लिवाने पहुंचा उनका भाई अनमना सा क्यों है। बहन को लाने गया है लड़की का भाई, वो भाई जो है वहां
लड़की के ससुराल में अनमना सा चौं है। तो यहाँ पे क्या बताया, बहन को लिवाने पहुंचा, उसके भाई के व्यवहार में भी बदलाव आ गया है। जिस बहन के साथ वह नहाता धोता, खाना खाता पीता इत्यादि सभी कार्य करता था, आज उसकी बहन उसे छोड़कर ससुराल चली गई है। इस विडंबना को उसका भाई सहजता से नहीं ले पा रहा है और जब बहन से मिलने जाता है तो उसमें बदलाव देख अनमना सा हो जाता है। यानी इसमें ये बताने का प्रयास किया है कि जब लड़का जो है अपने बहन के यहाँ बहन को लिवाने जाता है तो उसके व्यवहार में बदलाव ये देखा गया है कि जिस बहन के साथ भाई जो है नहाता था, खाता था, सोता था, ये सभी कार्य करते थे, उस बहन को ससुराल में देखकर, बहन में बदलाव देखकर वो उतना आसानी से उसके ओर जा नहीं पाता। जब बहन से मिलता है तो उसमें उनके बदलाव को देखकर वो अनमना सा रह जाता है। ठीक है, इस प्रकार से वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो एक खंड के रूप में हम यहीं तक देखते हैं। उसके बाद जो इसका खंड सा है जिसमें मायके माँ ससुराल के सुरता, दूसरा वीडियो बनाया जाएगा और बहुत से प्रश्न इसमें हम शामिल करके सभी जो प्रश्न आ जाएंगे उनको हम देखेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वास करता हूँ कि आप लोग दूसरे वीडियो को भी अच्छे से देखेंगे।